हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से। ये जो है छठा चैप्टर है। इससे पहले 5 चैप्टर हो चुका है और उस पांचों चैप्टर को काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि पहले मैं चैप्टर क्लियर करवाता हूँ आप सबों सबों को। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से क्लास चल रही है। जैसा यूट्यूब पे इस तरह से क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप तो देखिए ही, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और बच्चे और जो अन्य बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमारा बुक 1 है, आप सभी को पता है, अभी बुक 1 चल रहा है। बुक 1 चल रहा है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति और इसका छठा चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हम लोग ये देख चुके हैं इससे पहले की क्लास में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यूनाइटेड नेशंस संघ क्यों बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस संघ बनाने के पीछे के उद्देश्य क्या थे, इसके मुख्य महासचिव के प्रमुख महासचिवों के बारे में हम लोग देख चुके हैं, कब गठन किया गया था, इस सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के अंग कौन-कौन से, ये 6 प्रमुख अंग कौन से हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने या हमारे जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है, वो जाकर के ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और साथ ही साथ जो पहले का 5 चैप्टर हो गया, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पे है, ठीक है? एनसीईआरटी न्यू पैटर्न। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और किस बोर्ड में पूछा जाएगा तो सभी हिंदी माध्यम के जो बच्चे होंगे, चाहे वो किसी बोर्ड से हो, उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और शेड्यूल आपको पता है, 1 दिन बाद 1 दिन करके क्लास चल रही है। 1 दिन पॉलिटी की चल रही है और 1 दिन ज्योग्राफी की चल रही है। टाइम है 8 पीएम यानी कि 8 बजे शाम में डेली क्लास होती है। लेकिन आज की जो पॉलिटी की क्लास है, आज वाली जो पॉलिटी की क्लास है ट्यूसडे को, ये जो हो रही है 9 पीएम पे। कब हो रही है? 9 पीएम पे और इसके बारे में मैंने जो है सूचना जैसा कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दिया है, तो बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। आप लोग अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। आने वाले समय में मैं इन्फॉर्मेशन, सूचनाएँ, नोटिफ़िकेशन सब कुछ मैं वहीं पे प्रोवाइड करवाऊँगा और साथ ही साथ पीडीएफ भी मुझे देना होगा, तो मैं वहीं पे प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके बाद मैंने कमेंट के लिए आप लोगों को बोला था, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर ही रहे हैं, तो इस पे बात करना बिल्कुल बेकार ही होगा और बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लास लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए। बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लास सर दीजिए, तो इकोनॉमिक्स की क्लास आपके कहने पर आ रही है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख अंग थे, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, सामाजिक आज जो हम लोग देखने वाले हैं, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों की निकाय, यानी कि यूनाइटेड नेशन संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ कहते हैं। यूएनओ, शॉर्ट में इनको यूएन भी कहा जाता है और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। उसी का एक अंग था, जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों को देखता था। उसी के अंतर्गत और बहुत सी शाखाएँ हैं या उपशाखाएँ ऐसा कह सकते हैं। ये कौन-कौन सी है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? ये कौन-कौन सी शाखाएँ? पहला है डब्ल्यूएचओ, ये हू वाला नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन वाला है, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। क्यों मैं लिख रहा हूँ? मैं इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश में कभी-कभी पूछ लेता है कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बताइए निम्न में से क्या होगा? या ऐसे दे देगा डब्ल्यूएचओ में एच का क्या अर्थ होता है, ओ का क्या अर्थ होता है, ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि नाम से ही पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन यानी कि हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो विश्व में जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सूचनाएँ वगैरह देनी होती है, लोगों को, सरकारों को सतर्क करना होता है, इस सभी का काम यूनाइटेड नेशन की एक जो शाखा है सामाजिक आर्थिक मुद्दों के अंतर्गत, जिसका नाम है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, इसका काम है। जैसे इसने आगाह किया था हमें और आपको कोरोना महामारी को लेकर के, तो डब्ल्यूएचओ ने ये आगाह किया था। डब्ल्यूएचओ सिर्फ़ इसी यहीं तक सीमित नहीं है और जो गरीब देश हैं, जिनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, उनको मदद भी प्रोवाइड करवाता है या जो अमीर देश हैं, जो संपन्न देश हैं, उनसे
कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप इन देशों को मदद भी कर दें। दूसरा जो है इसके निकाय है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन और डीपी का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? डीपी का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था मानव विकास सूचकांक, मैंने आपको पढ़ाया था गरीबी सूचकांक। तो ये सब जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास कार्यक्रम है, ठीक है? यही जारी करता है। कौन-कौन सी जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक, ये सब यही जारी करता है। और मानव विकास सूचकांक के जो 3 पैमाने थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच, इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ज्योग्राफी में समझा दिया है। वहीं जो इसकी तीसरी शाखा है, जिसकी तीसरी शाखा है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, एचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन। कहाँ मैं लिख दूँ? यहाँ मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन, जो डबल एम आई डबल डबल एस आई वन, ह्यूमन राइट कमीशन। यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में यानी कि दुनिया में मानवाधिकारों से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं या इसी के द्वारा उठाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में अभी आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे, न्यूज़ से अपडेट होंगे, तो लेबनान और इज़राइल के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। तो इज़राइल ने लेबनान की सीमा में घुस करके वहाँ पे वार किया, मिसाइल से हमला किया है। हालाँकि इज़राइल का कहना है कि पहले लेबनान ने स्टार्ट किया है। मैटर जो भी हो, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। मिसाइलों से एक-दूसरे के ऊपर हमला किया गया है और इसमें बात उठी कि मानवाधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है और फिर ये मामला कहाँ चला गया? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में चला गया, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये उपशाखा है, इसमें कहा गया है कि इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है इसके अलावा और भी जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजी, ठीक है? क्या है? हाई कमीशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजी। जो रेफ्यूजी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनके लिए ये संस्था काम करता है पूरे वर्ल्ड में। आपको अभी ध्यान होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन से बहुत सारे लोग पड़ोसी देशों में चले गए, यानी कि वो पड़ोस में गए, वहाँ पे वो शरणार्थी हो गए। इन शरणार्थियों की देखभाल करना, इनको मेडिकल हेल्प देना, मानवीय हेल्प देना, ये सभी देखता है कौन? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजी देखता है और संबंधित देश को कहता भी है कि आप इनकी मदद कीजिए। वहीं जो और अगला निकाय है इसका, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। बच्चों से रिलेटेड एक संस्था है। अगर बच्चों को किसी तरह का अमानवीय घटनाएँ होती है, बच्चों के साथ किसी तरह का अत्याचार होता है, तो उससे रिलेटेड ये संस्थाएँ आवाज़ उठाती है और उसके बच्चों के अच्छे के लिए पहल भी करती है। और लास्ट जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, खास करके जो जो आप विश्व धरोहर के बारे में सुनते होंगे, जैसे हमारा ताजमहल है, जैसे लाल किला है, तो ये सब क्या है? विश्व के धरोहर में शामिल है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर है जो विश्व के धरोहर मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ये यूनेस्को की जो धरोहर की सूची में है, विश्व विरासत की सूची में शामिल है। तो इस सूची में शामिल करने की ज़िम्मेदारी यूनेस्को की ही होती है और इससे बेनिफिट क्या होता है? जिस भी देश का अगर कोई मान के चलिए प्राचीन इमारतें, ये अगर इसकी सूची में शामिल हो जाती है, तो दुनिया के अन्य देशों से लोग क्या आते हैं, वहाँ घूमने के लिए आते हैं। इससे क्या होता है, संबंधित सरकारों का राजस्व बढ़ता है पर्यटन के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 6 निकाय हैं, पहला निकाय है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा निकाय है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा निकाय है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, चौथा निकाय है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजी, पाँचवाँ है निकाय है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड और छठा निकाय है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में बहुत दिनों से सुधार की माँग की जा रही है। बहुत दिनों से यूनाइटेड नेशन में सुधार की माँग की जा रही है। कोई भी संस्था जो चल रही है बहुत पुराने समय से, उसमें समय के साथ बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाती है, उस समय के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यूनाइटेड नेशन बहुत पहले बना, 1945 में बना, तो अब इसमें सुधार की बात की जा रही है, क्योंकि 1945 में जो सिनेरियो था, जो दृश्य था, वो अलग था और अभी का दृश्य अलग है।
इसलिए इसमें सुधार की बात की जा रही है और यही बातें अन्य संस्थाओं पे भी, प्राइवेट संस्था हो, सरकारी संस्था हो, क्षेत्रीय संस्थाएँ हो, राष्ट्रीय संस्थाएँ हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हो, सभी पे लागू होती है। तो यूएन में भी सुधार की माँग कभी-कभी उठती रही है और इसमें 2 प्रकार से सुधार की माँग उठी है। कहना है कि 2 प्रकार से सुधार की ज़रूरत है। पहली ज़रूरत है संगठन की जो बनावट है, यूनाइटेड नेशन की जो बनावट है और इसकी जो प्रक्रिया है, जो बनावट है और इसकी प्रक्रिया है यानी कि काम करने की प्रक्रिया है, जो बनावट की बन तो गया, जो-जो देश शामिल होने थे हो गए, लेकिन इसकी जो काम करने की प्रक्रिया है, इसमें सुधार की माँग उठ रही है। और दूसरा क्या है कि इसके न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा करना। मतलब कि यूनाइटेड नेशन के जो क्षेत्र में जो भी मुद्दे आते हैं, यूनाइटेड नेशन जो इसकी समीक्षा करता है, इसमें भी सुधार की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन इन मुद्दों को कैसे देखता है, इसमें भी सुधार की बात की जा रही है। पहला जो हमारा है, पहला संगठन की बनावट तथा इसकी प्रक्रिया में सुधार। इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल जो सुरक्षा परिषद है, इसके कामकाज को लेकर है और खास तौर पे सुरक्षा परिषद में जो 15 मेंबर है, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, इसकी संख्या को बढ़ाए जाने को लेकर के है। क्योंकि जो देश इसकी संख्या को बढ़ाए जाने के समर्थन में बात करते हैं या इसकी तरफदारी करते हैं, उनका कहना है कि जो एशिया के देश हैं, इनका प्रतिनिधि नहीं है इसमें, इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अफ्रीका का देश है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता और दक्षिणी अमेरिकी देश है, इसका भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इसलिए ये देश चाहते हैं कि इन देशों, इन महाद्वीपों से, एशिया से, अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका से देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में आए और इनकी संख्या का विस्तार हो। ये जो 3 कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। जो 3 महाद्वीप है, किसकी-किसकी बात की जा रही है? एशिया की बात की जा रही है। एशिया की बात की जा रही है, दक्षिणी अमेरिका की बात की जा रही है और अफ्रीका की बात की जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनएससी के यूएनएससी के यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये कौन-कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, रसिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो ये फ्रांस, ब्रिटेन तो यूरोप के ही हो गए, ठीक है? ये यूरोप के ही हो गए, फ्रांस और ब्रिटेन। यूके भी कहाँ का आ गया? यूरोप का आ गया, यूरोपीय संघ में भी है ये। उसके बाद रसिया, एशिया और यूरोप दोनों में आता है और यूएसए, माफ़ कीजिएगा यहाँ ब्रिटेन नहीं रसिया, चाइना होगा, चाइना होगा यहाँ पे। मैंने यूके लिख दिया था। तो यूके और फ्रांस ये दोनों कहाँ आते हैं? यूरोपियन यूनियन में, ईयू में आते हैं। अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझिए। यूरोपीय यूनियन में है, यानी कि यूरोप के देश हैं। यूएसए, यूएसए एक अलग ही क्या है? कॉन्टिनेंट है, महादेश है। रसिया जो होता है यूरोप और एशिया दोनों में आता है और वहीं चाइना एशिया में आता है। लेकिन सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद भी एशिया का क्या है? सिर्फ़ एक ही प्रतिनिधित्व है और चाइना। और चाइना जो है सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अफ्रीका का बहुत ही संजोग की बात है, अफ्रीका का एक भी देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया का एक भी देश नहीं है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका जो है बेसिकली उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका का एक भी देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हो। तो इसी सदस्य को लेकर के इसी में बदलाव करने की जो है माँग ये की जा रही है, ठीक है? इसके अतिरिक्त जो अमेरिका है, इसके अतिरिक्त जो अमेरिका है, थोड़ा-सा मैं हाइड करता हूँ अपने आप को। जो अमेरिका है और अमेरिका के जो मित्र मुल्क है जिनको हम पश्चिमी देश कहते हैं, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव जो चाहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में बदलाव चाहते हैं और बजट से जुड़ी प्रक्रियाएँ हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रशासन है, इसमें सुधार चाहते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बजट का प्रावधान है, इसमें अमेरिका और पश्चिमी देश बहुत ही बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। ये अमेरिका और जो उसके मित्र मुल्क हैं, ये बहुत ही बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। ये भी अभी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र के सालाना बजट में 22% का हिस्सेदारी करता है। चीन 12%, जापान 8.5%, जर्मनी 6.0%, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है 4.5%, जिसको आप ब्रिटेन कह लीजिए, फ्रांस 4.4%, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, यानी कि जो मैक्सिमम देश हैं, अमेरिका और उसके संबंधित उसके सहयोगी देश हैं। उसके बाद मैं भारत की बात करूँ तो भारत का जो योगदान है 2019 के अकॉर्डिंग मात्र 0.8% और ये सोर्स कहाँ का है? यूनाइटेड नेशन
का सोर्स है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया, लेकिन सोर्स जो है यूनाइटेड नेशन का ही है, ठीक? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरे तरह का सुधार था, न्यायाधिकार में यानी कि इसके न्यायिक क्षेत्र में जो भी मुद्दे आते हैं, इसकी ये समीक्षा कैसे करेगा? तो दूसरे सुधार के अंतर्गत जो है, किन्हीं मुद्दों को यानी कि कोई भी मुद्दा वो हो सकता है जिसको यूएन के न्यायाधिकार में लाने पर सवाल है कि कौन से मुद्दे यूनाइटेड नेशन संघ के न्यायाधिकार क्षेत्र में या अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कौन से मुद्दे नहीं आते हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर के जो देश हैं, जो संगठन है, जो विशेषज्ञ है, इन सब के बीच क्या है? मतभेद है, इन सब के बीच मतभेद है। अब हम बात करते हैं कि इनके बीच जो मतभेद है, ये किस तरह के मतभेद हैं, ठीक है? किस प्रकार के जो मतभेद हैं, ये हम लोग देखते हैं। जो मतभेद हैं, कुछ देश या विशेषज्ञ या संगठन ऐसा भी कह सकते हैं, ये चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है, यह 2 कामों तक अपनी भूमिका सीमित रखे, शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तक, शांति और सुरक्षा से जुड़े विषयों तक अपनी जो प्रभाव है या अपने काम है इसको सीमित रखे। वहीं जो दूसरे प्रकार के विशेषज्ञ है, दूसरे प्रकार के जो देश हैं, दूसरे प्रकार के जो संगठन हैं, ये चाहते हैं कि यह संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन विकास तथा मानवीय भलाई के कामों तक खुद को सीमित रखे। अब ये जो काम है, विकास और मानवीय भलाई इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? शिक्षा आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, स्वास्थ्य आएगा, बीमारी आएगी, इसी में आप महामारी को भी ऐड कर लीजिए। उसके बाद कोई देश जो गरीब है उनको मदद करने के लिए आएगा, ठीक है? तो उसके बाद ये तीनों हो गए, ठीक है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारी और भी बहुत सारी चीज़ है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि जिसको कहते हैं हिंदी में। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें से बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इन्हीं मुद्दों तक खुद को सीमित रखना चाहिए। शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं, दूसरे प्रकार के जो देश हैं, वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति और सुरक्षा से ज जुड़े मुद्दे पर ज़्यादा प्रभावकारी रूप से नीतियाँ बनानी चाहिए या ज़्यादा प्रभावकारी रूप से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है जब ये सब हो गया, तो इसमें धीरे-धीरे करके लोग मान ही रहे थे और अभी हमने देख ही लिया कि 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हमने देखे, 3 ऐसे महाद्वीप हमने देखे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में उस महादेश से प्रतिनिधि को बढ़ाने की बात की जा रही थी, वो था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और हम ऑस्ट्रेलिया को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर माँग हुई, तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया भी मानेगा, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी माँग को रखेगा क्योंकि इस धरती पर ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है और उसका भी प्रतिनिधि होना चाहिए। उसके बाद जब ये सब माँग उठ रही थी, तो यूएन में क्या हुआ 1992 में एक यूएन में आम सभा की एक मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली समझिएगा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें क्या होता है प्रत्येक वर्ष साल में 1 बार बैठक होती है जिसको आम सभा कहा जाता है जिसको आम सभा कहा जाता है। इसी में 1992 ईस्वी में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर के एक प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है? यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर के एक प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव जो था सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव को लेकर था, यानी कि जो 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और जो 10 है नॉन परमानेंट मेंबर है, इसमें बदलाव को लेकर के था। इस प्रस्ताव की 3 मुख्य शिकायतें थी, जो प्रस्ताव पारित हुआ इसकी 3 मुख्य शिकायतें थी, वो कौन-कौन सी थी? पहला कहा गया पहली शिकायतों में कहा गया जस्ट अ वेट पहली शिकायतों में कहा गया कि सुरक्षा परिषद जो है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो अगर कोई भी देश ठीक है राजनीतिक रूप से सफर कर रहा है और ये मामला चला जाएगा सुरक्षा परिषद में, तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार हो। ये ऐसा कहते हैं कि वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता, यानी राजनीतिक रूप से उनको न्याय नहीं मिलता वहाँ पे। दूसरी शिकायत क्या है कि इनके फैसले पर जो पश्चिमी मूल्य हैं और जो पश्चिमी का हित है, पश्चिमी देशों का, इसकी छाप देखने को मिलती है, इसकी छाप झलकती है और इस फैसले से कुछ देशों का दबदबा होता है और यहाँ सीधी-सी बात की जा रही है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस इस सब देशों की बात की जा रही है
और हमने देख लिया रशिया पर सैंक्शंस लगाने के मामले में यही देश यूएसए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और उसके बाद जो और भी जो पश्चिमी मुल्क है ये हिस्सा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो फैसला है इसमें पश्चिमी मूल्य और पश्चिमी देशों के हितों की छाप मिलती है। उसके बाद जो तीसरी शिकायत है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसकी बातें पहले भी उठाई जा रही है। दक्षिणी अमेरिका से नहीं है, साउथ अमेरिका से नहीं है, उसके बाद अफ्रीका से नहीं है, उसके बाद मैं बात करूँ एशिया से नहीं है, ठीक है? एशिया से नहीं है, अफ्रीका से नहीं है, साउथ अमेरिका से नहीं है और एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए हमें कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव होता है, तो इन सब देशों का प्रतिनिधित्व को भी लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जब ये हो गया, शिकायतें हुई, 3 प्रस्ताव पास हुआ, तो फिर उस समय के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, क्या नाम था उनका? कोफी अन्नान साहब, ये घाना से बिलॉन्ग करते थे। घाना से बिलॉन्ग करते घाना एक देश है, अफ्रीकी कंट्री, वहाँ से इनका संबंध है। उन्होंने 1997 में एक जाँच शुरू करवाई, यानी कि 5 साल का समय लगा। कितना समय लगा? 1992 से लेकर के 1997 करीब 5 वर्ष का समय लगा। 5 वर्ष के बाद उन्होंने एक जाँच करवाई या और इस जाँच में उन्होंने क्या कहा कि माफ़ कीजिएगा जो एससी लिखा हुआ है इसलिए मुझे सुप्रीम आ गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी यहाँ पे आप कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कुछ नए देश शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मिनिमम योग्यताएँ हैं, मिनिमम मापदंड है, ये क्या है? ये आप मुझे बताइए। कब जाँच करवाई? 1997 में। कुछ वर्षों के जाँच के बाद जब जो आयोग था इसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया और उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, कुछ शर्तें रखी थी, कुछ 6 शर्तें हैं यहाँ पे। जो पार्ट आपको वर्ड नहीं दिख रहा होगा ये विश्व है, विश्व लिखा हुआ है, ठीक है? वैसे मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जो नए सदस्यों को किन-किन क्राइटेरिया को, किन-किन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा वो बताया उस रिपोर्ट में। पहला क्राइटेरिया बताया कि बहुत बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे अभी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था कौन है? यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, इंडिया है ना, ये 5 को बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ। अब माफ़ कीजिएगा जापान है, ठीक है? जापान है। तो ये 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। तो इन 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया। ये 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए, तो भारत इसको फुलफ़िल करता है। हालाँकि इसके क्या प्रोज़ है, क्या कॉन्स है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो उसने समझाए या जो उसने सुझाव बताए, इसके बारे में ही बात करते हैं। बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, यानी कि उस वह देश बहुत बड़ी सैन्य अपने पास रखता हो, सैन्य रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, यूएन के बजट में नियमित रूप से योगदान करता हो और योगदान छोटा-मोटा नहीं, ज़्यादा योगदान करता हो। आबादी के लिहाज से बहुत ही बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। उसके बाद मानवाधिकारों और लोकतंत्र का सम्मान उस देश में किया जाना चाहिए। यह देश ऐसा हो कि अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के लिहाज से विश्व के लिए विविधता को दर्शाए या विश्व में विविधता को बताए। ये सभी कंडीशन रखा गया किसी देश के सुरक्षा परिषद में जुड़ने को लेकर के, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए देखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।